आज हम लोग करेंगे SSC-GD प्रीवियस ईयर पेपर का 3/12/2021 शिफ्ट थर्ड। इसमें से हम लोग करेंगे रीजनिंग के सवाल। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है, किसी निश्चित भाषा में परहैप्स को ये कोड दिया जाता है तो च्यूइंग को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है क्या है कि जो शब्द दिया गया उसी के सभी अक्षर क्या है, कोड में भी है। और कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखने पर लग रहा है इसको पलट दिया गया है बस कोड में। देखिए यस यहाँ पे आ गया, फिर PAHREP बस, यानी इधर से उल्टा लिख दिया गया है। एस को पहले लिख दिया फिर एच को, ठीक। नंबरिंग करके भी कर सकते हैं चाहे तो, ऐसे 1 2 डाल के 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या किया यहाँ पे 6 7 6 5 4 3 2 1, उल्टा कर दिया। अब बस वही यहाँ पे भी कर देना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, G, फिर उसके बाद NIWEHC, ये आ गया इसका कोड। तो ये है ऑप्शन नंबर GNIWEHC, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न में ये समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय में इन संख्याओं में आपस में क्या संबंध है वो पहले हमें पता करना होगा, फिर वही संबंध इन चारों में से किसमें है वही हमारा आंसर होगा, हमें बताना है, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या संबंध है। तो इसमें इस तरह का संबंध है, यहाँ पे करेगा 13 × 15, फिर +13 + 15 और +1, यानी लास्ट वाली और पहली संख्या को पहले गुणा करना है, फिर उन्हीं गुणा करने के बाद इन्हीं लास्ट और पहली को जोड़ देना है, फिर जो गुणा किया और जो संख्या आएगी आंसर उसमें जोड़ना है, फिर उसमें भी 1 जोड़ेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, बीच वाली मिलेगी। तो यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 3 = 45, 4 15 × 15 = 4 19, प्लस 13 और 15 28 + 1 8 5 13 1 14 9 2 11 1 12 और 1 1 2 224 से आया। अब इसमें भी करते हैं, तो यहाँ भी गुणा करते हैं पहले दोनों संख्याओं में। 22 × 16 तो आएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, ठीक। लेकिन यहाँ पे 350 ही है, गुणा करने पे ही ज़्यादा आ गया, अभी जोड़ना भी है तो नहीं होगा ये। फिर दूसरा इसी तरह से 19 × 15 तो 15 9 135 का 5 हासिल 13, 15 और 13 28 285। तो यहाँ भी 274 ही है बीच में, तो ये भी ज़्यादा आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा वाले में भी हमें दिख रहा है गुणा करने पे ही 108 आ जाएगा, 12 9 108 होता है, गुणे में ही ज़्यादा आ जाएगा, अभी प्लस भी करना तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, डी वाला। अब 3 नहीं है तो डी वाला ही होगा, लेकिन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 × 21, तो गुणा करने पे 17 1 = 17, 17 दूना 34 और 1 35, प्लस 17 और 21 हो जाएगा 38 ना, 7 1 8 1 और 2 3 प्लस 1 इसमें अभी करना है 8 7 15 1 16 5 3 8 1 9 3। तो हमारा आंसर आया 396, यानी जो यहाँ पे नियम लग रहा था वो नियम लगाने पे बीच वाली संख्या में मिल गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले हुए सामान्य रूप से तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। बताइए कि निम्न में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो पहले कथन जो बोल रहा है उसका वेन आरेख बनाएंगे। तो देखते हैं, बोल रहा है कथन में, पहला कथन है कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। तो वेन आरेख कैसे बनेगा, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है तो वेन आरेख बनेगा, स्पीकर का अलग बनेगा और फोन का अलग बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे क्योंकि दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो दोनों का वेन आरेख अलग अलग बनेगा इस तरह से, ठीक। ये स्पीकर हो गया, ये फोन का हो गया, ठीक, बना दिया। अब दूसरा जो कथन है उसमें बोल रहा है सभी तार फोन है। तो सभी तार फोन है तो तार किसके अंदर जाएगा, फोन के अंदर बनेगा। तार का जो वेन आरेख है वो फोन के अंदर बनेगा। तो सभी तार जो है ये क्या है, फोन है, बन गया जो बोला था। अब दोनों कथन जो बोला गया था बना दिया। अब निष्कर्ष में बोल रहा है, पहला निष्कर्ष है कुछ फोन तार है, हाँ कुछ फोन तार है। तो पहला वाला जो कथन है वो हमारा सही है। दूसरा
कोई भी तार स्पीकर नहीं है तार, ये स्पीकर है, तार इसमें है तो कोई संबंध नहीं इनमें, तो कोई भी तार स्पीकर नहीं है। दूसरा वाला भी कथन क्या है, सही है। अब तीसरा कथन, कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, दोनों अलग अलग बना रखे तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा वाला भी जो कथन है वो भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दिया है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। चौथे में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत, यानी ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे, यानी तीनों में एक जैसा संबंध होगा, एक कोई होगा जिसमें अलग संबंध आएगा, वो वाला हमें बताना है। तो देखते हैं पहला क्या है, टी वाई डी। तो टी हमारा पता है 20 पे होता है और वाई होता है 25 पे, टी में +5 वाई, और वाई होता है 25 पे, डी होता है 4 पे ना। तो 25 में हम लोग मतलब 5 यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ भी 5 अगर प्लस करें तो 5 प्लस होगा ना, 25 और 5 30, तो यहाँ तो 26 ही होते हैं, 25 के बाद 26, अभी 4 हमें और चाहिए 5 जाने के लिए, तो 1 2 3 4 डी आया, तो यहाँ पे भी +5 हुआ। ठीक, अब इसमें भी आर होता है 18 पर, वी होता है हमारा 22 पे, आर में +4 करेंगे तब आएगा 22, वी होता है 22 पे और बी होता है 2 पे, तो 22 और इधर 2, 22 में कितना प्लस करेंगे हम लोग, 22 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 प्लस करेंगे तब जाके आएगा बी, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। ठीक, अब इसी तरह से एन होता है 14 पे, एस होता है 19 पर, तो 14 में +5 19, और 19 एक्स किस पे होता है 24 पे, 19 में +5 24। ठीक, अब जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, 7 + 5 एल, और फिर एल 12 पे, क्यों होता है हमारा 17 पे, 12 और 5 17, तो सब में क्या हो रहा है 5 5 प्लस हो रहा है, दूसरा वाला जो है उसमें +4 +6 हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा जो है असंगत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। 5वें में बोल रहा है विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अगर 4 में हम लोग क्या कर दें, 4 से गुणा तो 4 चौक 16, फिर 16 चौक 64, फिर से अगर 64 में भी 4 से गुणा करें तो 256 आएगा, 4 चौक 16 6 हासिल लगे 1, 4 छंग 24 1 25, तो फिर से इसमें भी हम लोग क्या कर दें 4 से गुणा कर दे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी कौन सी संख्या आ गई, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 पंजे 2 20 22, 4 दूना 8 2 10, यानी 1024, हमारा आंसर आया 1024, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 6वां सवाल करेंगे। 6वें में बोल रहा है उस संख्या संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें भर दे कि ये पूरी हो जाए। तो पहले डिवाइड कर लेंगे, जैसा इसमें करते हैं, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 4 के भाग में, यहाँ से गिन लेना है कितने भाग में होगा, जितने होंगे डिवाइड कर लेंगे उसमें। यहाँ पे हो रहा है ना, सब में 4 आएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4, ठीक, डिवाइड कर दिया आप 4 भागों में। तो अब हमें क्या करनी है, जहाँ सबसे बड़ी श्रृंखला दिख रही है उसी से भर देना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है सी डी, डी 2 बार आया है, तो यहाँ भी क्या कर दे, सी के बाद डी 2 बार आएगा, यानी डी के बाद डी, तो यहाँ भी हम क्या भर देंगे डी। अब एक भर गई तो सबको भर देना है इसी तरह से। अब यहाँ पे बी के बाद सी, फिर इसमें सी के बाद डी, फिर यहाँ पे सी से पहले है ना, सी से पहले कहीं से भी बी, तो यहाँ पे बी, तो हमारा क्या है श्रृंखला में कौन सा ऑप्शन आएगा, डी सी डी बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, बता रहे हैं। तो यहाँ पे हो रहा है 13 दूना 26, 26 में +3 29, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। फिर 29 दूना 2 9 18, 2 दूना 4 1 5 58, 58 में +4 कर दे 62, फिर से 62 दूना कर दे, फिर प्लस, अब यहाँ +4 हुआ है तो कितना होगा +5 कर लेते हैं, करना हो तो 2 दूना 4,
2 छंग 12, अब इसमें +5 कर देंगे 129 आ जाएगा। फिर से यहाँ +2 गुणे 2 और +6 होगा, एक एक बढ़ता जा रहा है, +6। तो अब इस यहाँ पे कितना होगा, गुणे 2 +7 होगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 5, 7 + 8 7 15 और यहाँ 3, यहाँ पे 5, यानी 535 हमारा आंसर आएगा 535। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे सवाल में दिख रहा है आकृति दी गई है प्रश्न में, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो वाला हमारा आंसर होगा। ये आकृति में अंतर्निहित नहीं है, यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर इस तरह 2 बॉक्स दिख रहे हैं चित्र में, ये वाली लाइन नहीं दिख रही बॉक्स में और इस तरह की लाइन उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस आकृति में अंतर्निहित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें में बोल रहा है पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक बैठा है। तो पंक्तियां ऐसे बना लेते हैं, 6 पंक्तियां हैं, ये मान लिया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक इस तरह से पंक्तियां हैं और एक छठी, 6 लोग हैं ना, तो 6 पंक्तियां हैं, 6 में मैंने बना दिया, ठीक ऐसे 6 पंक्तियां बना दिए। अब फिर उसके बाद बोल रहा है पंकज अल्पेश के ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। तो यहाँ पे किसको कहाँ बनाए नहीं पता है किस पंक्ति में, आगे पढ़ेंगे, पहले देखे कोई मिले तब तो बनाएंगे। फिर आगे बोल रहा है दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है। तो अंतिम पंक्ति कौन होगी, छठी सबसे लास्ट वाली जो है उस पर बैठा है वो, तो यहाँ पे कौन है, दिनेश। तो मैंने यहाँ पे दिनेश को बना दिया, ठीक इस पंक्ति में, ये किसी का स्थान नहीं, ये पंक्ति का नाम है, ये सारी पंक्तियां हैं, ठीक। तो दिनेश छठे में बैठा है, अंतिम पंक्ति में मतलब सबसे लास्ट वाली में। फिर उसके बाद अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां हैं, अल्पेश जिस पंक्ति में बैठा है उससे पहले 4 है, तो कहाँ पे होगा, अल्पेश यहाँ 5वीं वाले में बैठा होगा, तभी तो उससे पहले 4 और पंक्तियां बचेंगी, हो गया। फिर उसके बाद अब ये जो पहली लाइन थी, पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में है, मतलब पंकज कहाँ होगा, ठीक आगे वाली, मतलब ये 5वीं में है तो ये चौथी वाली पंक्ति में बैठा होगा, बना दिया पंकज को, ठीक। अब आगे फिर अल्पेश, श्री कुमार, तो अब बोल रहा है श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठे हैं, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठे हैं। अभी तो 3 पंक्तियां, किसको कहाँ बनाया नहीं पता, आगे फिर से लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है, तो मनिंदर कहाँ पे होगा, अगर मनिंदर को हम लोग यहाँ पे बनाए तभी तो श्री कुमार और जो नीरज एक दूसरे के पास आएंगे, अगर इसको यहाँ बनाएंगे दूर इधर उधर हो जाएंगे, जबकि बोला है कि श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में है, तो नीरज यहाँ पे होगा, श्री कुमार यहाँ पे होगा, श्री कुमार के ठीक बाद वाले पे नीरज के ठीक बाद वाले पे श्री कुमार आ गया, ठीक। और मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है तो यहाँ पे आ गया, ठीक। अब आंसर क्या पूछ रहा है मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन है, तो मनिंदर के ठीक बाद कौन है, टी यानी पंकज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें बोल रहा है दिए गए संयोजन में यही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। तो दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया मतलब यहाँ पे रखा गया है। तो अब 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा आंसर होगा हमें बताना है। तो बनाते हैं, कैसा बनेगा। तो हमें पता है दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होगा, मतलब जो दाएं है वो बाएं दिखेगा, बाएं है वो दाएं, तो ये पलट के उधर दिखेगा और जो अक्षर है वो भी पलट जाएंगे। तो x कहाँ चला जाएगा, x तो पलटेगा नहीं, जैसे दिख रहा है वैसे ही रहेगा। यहाँ सबसे पीछे से शुरू करेंगे, x यहाँ पर होगा, फिर कौन आएगा, g आएगा और g पलट जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ना। फिर उसके बाद f आएगा, f भी पलटेगा, ऐसे बन जाएगा, दिखेगा। फिर q भी पलट जाएगा, इस तरह से दिखेगा ऐसे ना। फिर उसके बाद 5, तो 5 भी पलटेगा, इस तरह से दिखेगा। और k भी पलट के इधर दिखेगा उल्टा, ठीक। ये बन गया। तो अब हमें बताना है कौन सा इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया इस तरह का, ये हमारा सही आंसर होगा।
तो अब हम लोग 11वां सवाल देखेंगे। 11वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में अल्ट्रा को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्यूमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा हमें बताना है। तो ये दिख रहा है हमें कि ये बड़े बड़े नंबर्स, बड़ा नंबर बहुत दिख रहा है ना, तो क्या हुआ होगा, हो सकता है ABCD में जो इनका स्थान है उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा या गुणा करके तब लिख रहा होगा। पहले देख लेते हैं कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर है और यहाँ नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। अक्षर का 2 गुना यानी बस 1 कम है, तो कैसा हो रहा होगा देखिए, हो सकता है एक अक्षर के लिए 2 कोड लिया हो, एक अक्षर के लिए 2 कोड यहाँ पे ले रहा है सबके लिए ना। तो अब क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जैसे U का ABCD में कौन सा स्थान होता है 21, अगर हम लोग 21 में गुणे 2 कर दे तो क्या आएगा 42। उसी तरह L का होता है 12 में 2 से गुणा करें 24, T का होता है 20 में 2 से गुणा करेंगे 40, और R का होता है 18 में 2 से गुणा 36, A होता है 1 में 2 से गुणा 2। तो क्या हो रहा है ABCD में इनका जो स्थान है उसमें 2 से गुणा करके उनका कोड निकाल रहा है। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। F होता है 6 पर, U होता है 21 पे, M होता है 13 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, G होता है 7 पर। बस सब में 2 से गुणा करना है। 6 दूना 12, 21 दूना 42, 13 दूना 26, 9 दूना 18 और 7 दूना 14। तो यहाँ पे हमारा आ गया 12 42 26 18 14। तो ऑप्शन नंबर 12 42 26 18 14 दूना 28, सॉरी यहाँ पे 14 दूना 28 होता है, तो यहाँ पे होगा 14 दूना 28 ना, N 14 पे 14 दूना 28 14। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 12वां सवाल। 12वें में बोल रहा है पीयूष 450 रुपये प्रति कंबल की दर से 4 कंबल खरीदता है, वह इन चारों कंबलों को गोपी को बेच देता है और अपने निवेश पर 12% का लाभ कमाता है। गोपी भी सभी कंबल प्रीतम को बेच देता है और 15% का लाभ कमाता है। प्रीतम ने एक कंबल किस रुपए में खरीदा? तो दोनों को जितना लाभ हुआ है लास्ट में प्रीतम उतने में ही खरीदा होगा। तो एक ही का पूछा है तो 4 कंबल, एक कंबल का दिया है यहाँ पे, एक कंबल का मूल्य दिया है 450 रुपये, और जो 450 रुपये दिया है कंबल का मूल्य, और जो पीयूष है वो कितना लाभ कमाता है 12%। फिर उसके बाद जब वो पीयूष गोपी को बेचता है तो 12%, और गोपी जब प्रीतम को बेचता है तो 15% का लाभ यहाँ पे कमाता है। हमें बताना है प्रीतम को एक कंबल किस रुपए में किस मूल्य में मिला। तो क्या करें, 450 गुणे 112 बटे 100 गुणे 115 बटे 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा एक कंबल कितने का पड़ा। क्योंकि पहले इसने बेचा इतना लाभ हुआ, फिर इसने बेचा इतना लाभ हुआ, दोनों का प्लस कर देंगे। जो लाभ हुआ इन दोनों को वही प्लस करेंगे जितने में पहले जितने रुपए में एक कंबल था उसमें इन दोनों को जितना लाभ हुआ उनको प्लस कर दें तो आ जाएगा। तो सीधा यहाँ से हम लोग परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे काट देते हैं, 1 0 से 5 9 45, 5 दूना 10, फिर 2 पंजे 10, 2 6 12, यहाँ से कट गया, यहाँ भी कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 0, 2 दूना 4, 2 और 16, और यहाँ फिर से 25, यहाँ पे 2 पंजे 10 और 5 दूना 10 और 5 से 15, ये आया। अब यहाँ से गुणा कर दे, 9 और 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 दूना 18 और 7 25। अब इसमें 23 से गुणा कर देना है, तो 23 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6 7 और 2 से 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, जोड़ देना है 6 5 4 9 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। अब नीचे लेकिन यहाँ पे 10, यहाँ पे सॉरी यहाँ 10 होगा, 5 कम 5 0 था, नीचे 10 है तो एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 10 से भाग देने पर। तो हमारा आंसर आएगा 569.60 यहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी बताना है। तो यहाँ पे संबंध देखते हैं, यहाँ पे P है, P से O आया, -1 करेंगे, P -1
O और फिर O -1 N, क्योंकि O 15 पे होता है, N 14 पे होता है, तो -1, फिर N -1 M, अब M -1 L, M -1 L, M 13 पे होता है, L 12 पे होता है, तो 1 - N 1 M -1 L हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे H, H के बाद आया यहाँ G, यहाँ भी -1, H -1 करेंगे, G -1 O नहीं F, G का F के साथ दूसरी है ना, दूसरा G -1 F, F -1 E -1 D, E -1 D यहाँ पे हो गया। फिर M +1, अब इसमें M के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो M 13 पे होता है, N 14 पे होता है, तो M +1 N, फिर N +1 O +1 P, C +1 Q, P +1 Q आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद T है यहाँ पे, T के बाद आया U, T +1 U +1 V +1 W +1 X, यहाँ पे W +1 X हो गया। तो हमारी क्या श्रृंखला आई, LDQX, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। 14वें में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। यानी जो पहली संख्या का दूसरी से है और पांचवी का छठी से है, उसी तरह से तीसरी का चौथी, यानी चौथी से तीसरी से तीसरी का किसके साथ संबंध होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है जैसे कि हम क्या करें, √50 - 1, रूट में 50 - 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 9, क्योंकि रूट में 50 - 1 √49 आएगा, +2, 49 का रूट निकालेंगे 7 + 2 = 9, ठीक। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे किसका होगा, अब यहाँ पे 11 कैसे आएगा, 11 किस नंबर में +2 करेंगे आ जाएगा, 9 में +2 करेंगे ना, तो हमें पता है यहाँ पे भी यही कर दे, 82 - 1 + 2, तो 82 में से 1 गया, 81 + 2, 81 किसका होता है 9 का, 9 + 2 11। अब उसी तरह से 14 किस में प्लस करेंगे कि किस नंबर में 2 प्लस करें 14 आएगा, 12 में करेंगे। तो यहाँ पे क्या लें हम लोग, मतलब रूट के अंदर जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 12 का स्क्वायर बनेगी, तभी उसमें 2 प्लस करेंगे 14 आएगी। तो अगर हम लोग रूट में 145 - 1 कर दे, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, तो 145 - 1 + 2 रूट में हो जाएगा 144 + 2, 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 + 2 = 14। तो इसका संबंध किसके साथ आएगी, मतलब रूट में जो संख्या लिया उसमें से जो माइनस किया 1, तो ये वाली संख्या ना 50 लिया था, 50 में से -1 किया है, यानी 145 होगी। यहाँ पे किसका संबंध किससे होगा, 145 से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। 15वें में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णमाला अनुक्रम में दर्शाया गया है। यानी ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है, यानी जो ABCD में जिनका जो स्थान आता है ABCD में उस लाइन से लगाना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सब में क्या HI, सब में पहले H सभी का H जो है पहले प्लेस पे है और सेम है, तो पहला वाला अक्षर हमको देखना नहीं है। फिर दूसरे प्लेस पे क्या है, यहाँ पर I है, यहाँ O, यहाँ I, यहाँ I, तो हमें अब एक मिला, एक अलग मिला, बाकी 3 में I मिला। तो पहले हमें ये देखना है कि O और I में से कौन पहले आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में I पहले आता है। तो I वाले जो अक्षर शब्द है यहाँ पे I वाले, यानी जिस अक्षर में I है, शब्द में I है, वो शब्द पहले आएंगे क्योंकि I पहले आता है। अब इन तीनों में I सेम प्लेस पे है, तो I से तो आप किसको पहले लिखे नहीं पता। फिर अगला अक्षर देखेंगे तो यहाँ पे T है, यहाँ पे R है, यहाँ पे P है, I वाले देखेंगे बस, अभी O वाला नहीं देखेंगे क्योंकि O तो सबसे बाद में आएगा, अब I पहले आता है। यहाँ T R P कौन सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है P, यानी 4 नंबर पे जो है वो सबसे पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे तो। फिर उसके बाद कौन आएगा, T आएगा, नहीं उसके बाद R आएगा, सॉरी R आएगा, I यहाँ पे P के बाद हो जाएगा R, तो 3 आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 नंबर पे जो है वो वाला अक्षर शब्द आएगा, फिर 1 पर जो है वो आएगा और सबसे लास्ट में 2 आएगा। तो ये अरेंज हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो हमारा आंसर हुआ 4 3 1 2, 4 3 1
2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 16वां सवाल करेंगे। 16वें में बोल रहा है वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है। ये वेन आरेख बना है प्रश्न में, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये वेन आरेख प्रदर्शित कर रहा है उसको हमें बताना है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है महिलाएं ड्राइवर आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे हमें पता है कि सभी महिलाएं तो नहीं लेकिन कुछ महिलाएं ड्राइवर भी होती हैं और कुछ महिलाएं आर्किटेक्ट भी हो सकती हैं। तो इस तरह से कुछ बनेगा इनका वेन आरेख, इस तरह से बनेगा। मान लिया ये महिलाओं का है, ये हो गया ड्राइवर का और ये आर्किटेक्ट का। तो यहाँ पे हो सकती हैं कुछ महिलाएं, इस तरह से बनेगा, सारी तो नहीं लेकिन कुछ होंगी, ड्राइवर भी आर्किटेक्ट भी होंगी ना, तो इस तरह से बनेगा। तो ये तो दिखा नहीं रहा है। फिर उसके बाद दूसरा है डॉक्टर नर्स, डॉक्टर और नर्स, तो डॉक्टर करदाता नर्स, ठीक। तो डॉक्टर और नर्स तो अलग होंगे लेकिन जो करदाता है, करदाता तो सभी होते हैं, सबको देना पड़ता है। तो ये इनका वेन आरेख हो गया डॉक्टर और नर्स का, करदाता के अंदर दोनों आएंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। और ये रहा तीसरे में बोल रहा है प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। ये तीनों हैं तो इलेक्ट्रिक चीज़ें लेकिन सबका काम अलग अलग है, कोई किसी के अंदर नहीं आएगा, सबका तो वेन आरेख अलग अलग ही बनेगा, किसी का एक साथ नहीं बनेगा कि कोई किसी दूसरे का कुछ काम कर सकता है। तो इनका ऐसे अलग अलग बनेगा, अलग अलग सबका। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी भी नहीं होगा, देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कार, वाहन, स्कूटर। कार और स्कूटर का तो अलग बनेगा वेन आरेख, लेकिन वाहन तो सभी को बोला जाता है, तो ये सब दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, ये भी नहीं दिखाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 17वां सवाल करेंगे। 17वें में बोल रहा है मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। तो ये मान लिया मालती है और ये विवेक है, अभी किसी का कोई संबंध नहीं, अलग अलग बना दिया। विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, तो विवेक की पत्नी ससुर है इसीलिए ऊपर लिखेंगे, और ये कौन है, इसकी बेटी है, यहाँ पे बना दिया, इस तरह से संबंध दिखा दिया, ठीक, बेटी है। तो पत्नी जो है ये इसके ससुर पति के क्या लगेंगे, पत्नी के ससुर पति के बेटे लगेंगे, मतलब पति के पापा या पिता लगेंगे, ठीक। तो इसके पिता है, तो अब ये इसकी बेटी है, ये भी इसका लड़का, तो ये दोनों के आपस में लगेंगे, भाई बहन लगेंगे, तो यहाँ पे बीच में कॉमा लगा देंगे, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है अर्पित नीतू का पोता है। यहाँ अर्पित और नीतू अभी नहीं आया, आगे पढ़ेंगे, जब मिलेगा तब बनाएंगे। फिर जो कि दयाल की पत्नी है, अभी दयाल भी नहीं आया है, फिर से आगे पढ़ेंगे। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। अभी क्या आया था, विवेक किसका बेटा है, अपने पत्नी के ससुर का, तो दयाल कौन होगा, यही होगा, इसका इकलौता बेटा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, दयाल, यहाँ पे दयाल हम लोग लिख देंगे, ठीक, दयाल है। अब पहली वाली लाइन में जाएंगे, अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है। नीतू जो है वो कौन है, दयाल की पत्नी है, तो इसकी पत्नी है नीतू, ये प्लस है, ठीक। और इसका पोता कौन है, अर्पित, इसका पोता कौन होगा, इसके लड़के के लड़का होगा, तो इसका लड़का या इसके नीचे कहीं बनाए, दोनों के लड़का होगा, ये पति पत्नी है, तो ये हो गया अर्पित, ठीक, बन गया। फिर उसके बाद सुष्मिता मालती की बहन है। सुष्मिता कौन है, मालती की बहन है, तो यहाँ बगल में आ जाएगा, ये बहन है, ठीक। अब आगे बताना है विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या है, दिख रहा है माँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब 18वां सवाल करेंगे। 18वें में बोल रहा है जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है उसी तरह से पनामा का संबंध डैश से है। तो अटलांटिक जिस तरह से महासागर है, पनामा क्या है, पनामा एक नहर का नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। पनामा का संबंध किससे है, नहर से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब 19वां सवाल करेंगे। 19वें में बोल रहा है 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बना लेते हैं पहले पंक्ति। ये पंक्ति है 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अब पढ़ेंगे। बोल रहा है यू आर के बाईं और दूसरे स्थान पे है। पहले पूरा पढ़ लेंगे, देख लेंगे शायद किसी कोने पे कोई मिल जाए, तब वहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे टी क्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, टी आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एस पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि टी किसी एक कोने पर बैठा हो, तो मिला टी कहाँ पे है, किसी एक कोने पर बैठा है, तो हम यहाँ पे टी बनाएंगे। टी यहाँ पे क्यों बना रहे हैं,
क्योंकि अभी आगे एक लाइन जो आई थी यहाँ पे टी वाली लाइन एक और है, देख लेना है। टी आर के बाईं और तीसरे स्थान पे है। अगर हम टी को इस कोने पे बनाएंगे तो आर के बाएं तो जाएगा नहीं, क्योंकि सब उत्तर की ओर मुंह करके हैं, तो दायां पड़ेगा सब जो भी इसके पड़ेंगे। तो ये किधर है, आर के बाईं ओर है, इसीलिए टी को यहाँ पे बनाया। अब यही वाला बनाएंगे, टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो आर कहाँ पे होगा, आर को इधर से चौथे स्थान पे बना दे तो कहाँ पर, टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे आ गया। ठीक, फिर उसके बाद यू, अब आर फिर से एक जगह और आर आया तो उसको पढ़ेंगे। यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यू कहाँ पे है, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो आर का बायां इधर है, तो ये यहाँ पे कौन हो गया, यू हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब क्यू जो है वे वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो अभी यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि कहाँ पे बना नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। एक और बचा अभी, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। एस कहाँ है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो पी को अगर यहाँ बनाएंगे तो तीसरा स्थान तो बचेगा नहीं, इसीलिए पी को हम अगर यहाँ बनाते हैं तो एस कहाँ आएगा, तीसरे स्थान पे यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए पहले इसको बनाएंगे। अब फिर से क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। वी के बाईं ओर तो वी इधर होगा, तब इसके बाईं ओर यहाँ पे कौन है दूसरे स्थान पे, क्यू, बन गया। फिर अब हमें बताना है इसमें, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, दूसरे कोने पे कौन बैठा है, वी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 20वां सवाल। 20वें सवाल में बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी हमें बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि दिख रहा है हमें पहली आकृति में इस तरह बना है, अंदर एक बॉक्स है, इधर कलर है। फिर दूसरे में क्या हुआ, ये बाहर की जो आकृति है इधर घूम गई, और फिर से ये अंदर वाला बॉक्स भी ऊपर हो गया और ये ऊपर कलर आ गया। तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घूम रही है, दोनों आकृतियां 90 डिग्री पर घूम रही हैं। बाहर ये जो लाइन वाली है ये भी 90 पे घूमी एक बार इसमें, और ये भी घूम गया। ठीक, फिर उसी तरह से फिर इसमें 90 पे घूमा, इधर आ गया। अब किधर जाएगा, अब ये घूमेगा तो इस तरफ आएगा, 90 पे घूमेगा तो ये इधर खुलेगा मुंह इसका, इस तरह से बनेगा, और ये घूमेगा तो इस तरह से बनेगा इस पे, और कलर नीचे मतलब आ जाएगा। 90 पे घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा। तो ये आएगा अगली प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 21वां सवाल। 21वें में बोल रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या मौजूद होगी। तो हमें पता है एक को छोड़कर एक हमें पता है विपरीत होते हैं सभी में। तो जहाँ पे एक लाइन में जो पहले दिख रही है ये वाली श्रृंखला लेके चलेंगे तो 6 का विपरीत कौन होगा 5, 2 का विपरीत 3, और बाकी जो कोनों पे इधर उधर मिलेंगे वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो 6 का विपरीत यहाँ है 5, 2 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 1। हमसे किसका पूछा है, 3 के विपरीत कौन सी फलक है, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत कौन है 2। तो अब हम करेंगे 22वां सवाल। 22वें में बोल रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया है बराबर 65 दिया है, इसको भी सॉल्व करने पे 65 आ जाए, ऐसा कब होगा कि इसमें से कोई दो संख्याएं गलत स्थान पे उनको बदल देना है आपस में। तो जैसे पहला ऑप्शन में दिख रहा है 14 और 28, तो 14 और 28 को आपस में बदलते हैं, देखते आते हैं। तो जब बदलेंगे तो इसकी जगह पे आ गया 14 गुणी 3 प्लस 28 माइनस 45 भागे 9, 9 बचे 45 और 14 त्रिक 42 प्लस 28 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 70 हो जाएगा, जोड़ेंगे माइनस 5 बराबर 65। यहाँ 65 था, यहाँ भी 65 आ गया इक्वल, तो समीकरण संतुलित हो गया। इसका मतलब सही था, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा सही हो गया। ठीक, तो अब हम करेंगे 23वां सवाल। 23वें सवाल में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित है जैसे द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे प्रथम ये अक्षर समूह इससे संबंधित है, उसी तरह से इसका संबंध किससे होगा हमें बताना है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ADIJ का संबंध ES से दिखा रहा है, तो क्या हुआ होगा, इधर 2 ही कोड आ रहे हैं, इधर 4 हैं, मतलब 2 को मिला कर लिया होगा, इधर के 2 अक्षरों का कोड इधर एक अक्षर से है, तो क्या हुआ है, A होता है हमारा 1 पे, D होता है 4 पे, 1 और 4 प्लस करेंगे 5 पे ही होता है, 5 आया, ठीक। फिर I होता है 9 पे और J होता है 10 पे, 10 और 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 19, S होता है हमारा 19 पे। तो बस वही ये करना है, शुरू के 2 अक्षर प्लस करने हैं, फिर अगला उधर कोड मिलेगा, फिर लास्ट वाले दोनों को प्लस करना है, तो आगे वाला, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा B होता है 2 पे, D होता है 4 पे, 4 और 2 6 पर होता है F, फिर उसके बाद G होता है 7 पे, H होता है 8 पे, प्लस करेंगे 8 7 15, 15 पर होता है O, तो हमारा आंसर आएगा FO ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में टारगेट को ये लिखा जाता है, फ्लो को ये लिखा जा रहा है, तो मैक्रोस को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो क्या हो रहा है, टी की जगह पे क्या आया U, तो टी में +1 कर देंगे U, क्योंकि टी 20 पे होता है, U 21 पर होता है। A होता है हमारा 1 पे, B होता है 2 पे, A में मतलब 1 में +1 यहाँ भी करेंगे तो B आएगा। फिर R 18 पे, S 19 पे +1, G 7 पे, H 8 पे +1, E 5 और 6 +1, यानी सब में +1 हो रहा है। फिर यहाँ पे भी F के बाद G +1, M के बाद M +1, सब जगह क्या हो रहा है +1। हमें यहाँ ये नहीं देख रहा है कि कुछ लेटर यहाँ पे स्मॉल में लिखे गए हैं, कुछ कैपिटल में, उससे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन ऐसा ही दिया है जो आंसर आएगा, ठीक। तो पहले बना लेते हैं कोड, फिर आंसर में देखेंगे कोई जिसमें कैपिटल में लिखा होगा वाला सही हो जाएगा बस। जैसे कि यहाँ पे M में +1 करेंगे N, A में +1 करेंगे B, तो यहाँ पे A के लिए भी वैसे भी स्मॉल में लिया, तो यहाँ पे B हो गया। अब C के लिए स्मॉल में ले कि नहीं, तो D आएगा, लिख ले रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे कैसे लिखा है, दे देंगे आंसर, ठीक। D लिखते हैं अभी। R की जगह पे हो जाएगा, R में +1 करेंगे S हो जाएगा, और O में +1 करेंगे P, S में +1 करेंगे T। तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर जो D है उसमें आंसर दिया गया NBDSPT। तो B और D एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे B 2 बार आया, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या होगा D, तो यहाँ पे D स्मॉल में है, तो D हम लोग यहाँ पे स्मॉल में बना देंगे, हो गया। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 25वें सवाल। 25वें सवाल में बोल रहा है, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको इस तरह से बीच में इस तरह आकृतियों में काटा गया है। तो हमें बताना है जब इसको खोला जाएगा तो कैसी आकृति बनेगी। तो इसको जब पहले ऐसे मोड़ा गया तो पहले ऐसे खोला भी जाएगा, तो जब ऐसे खुलेगा तो ये वाली आकृति जो है, ये जो दोनों है ये नीचे आ जाएंगे, ऐसे खुलेगा तो ये नीचे आएंगे और पलट जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। ये जो त्रिभुज है ये पलट के ऐसे हो जाएगा और ये सर्कल हो जाएगा, और ये भी ऐसे पलटेगा, लेकिन त्रिभुज इस तरह से पलटा हुआ दिखेगा, इस तरह से बनेगा ना पलटने के बाद, खुलने के बाद। बस अब हो गया। अब दोनों तरफ इधर भी बनेंगे, जब ऐसे खुलेगा ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा ना, क्योंकि मुड़ा है, तो बस बना देना है। अब इसमें तो पलटेंगे नहीं ऐसे, बस इधर उधर होंगे। पलटेगा क्या, ये दाएं चला जाएगा, ये बाएं आ जाएगा, ये इसमें होगा, तो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में त्रिभुज ये वाला रहेगा ही। फिर ये भी ऐसे होगा, ये इधर चला जाएगा और सर्कल इधर, ये यहीं पे रहेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में हमारा, यहाँ पे सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसी तरह का दिया है।